नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से एनिमल स्पेशल लाई हूँ। तो आइए चलते हैं कुछ एनिमल्स के बारे में जानने के लिए। पहला, दोस्तों क्या आप दक्षिणी कैसोवरी के बारे में जानते हैं? दक्षिणी कैसोवरी, जिसे डबल वॉटल्ड कैसोवरी, ऑस्ट्रेलियन कैसोवरी या टू वॉटल्ड कैसोवरी के नाम से भी जाना जाता है, एक बड़ी उड़ान रहित काली चिड़िया है। यह कैसोवरी की 3 जीवित प्रजातियों में से एक है, बोनी कैसोवरी और उत्तरी कैसोवरी के साथ। यह एक रेटाइट है और इसलिए ईमू, शुतुरमुर्ग, रियास और कीवी से संबंधित है। दक्षिणी कैसोवरी में कड़ा चमकीला काला पंख, एक नीला चेहरा और एक लंबी गर्दन कैप पर लाल और 2 लाल वॉटल्स होते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 17.8 सेंटीमीटर होती है, तो जो इसके गले के नीचे लटकते हैं। 13 से 16.9 सेंटीमीटर ऊंचा एक सींग जैसा भूरा आवरण सिर के ऊपर बैठता है। बिल 9.8 से 19 सेंटीमीटर तक हो सकता है। 3 पंजे वाले पैर मोटे और शक्तिशाली होते हैं, जो भीतरी पैर की उंगली पर 12 सेंटीमीटर तक के घातक खंजर जैसे पंजे से लैस होते हैं। आलू बुखारा यौन रूप से मोनोमॉर्फिक होता है, लेकिन मादा एक लंबी आवरण, बड़ी चोंच और चमकीले रंग के नंगे हिस्सों के साथ प्रमुख और बड़ी होती है। किशोरों में भूरे रंग की अनुदैर्घ्य धारीदार पंख होते हैं। यह शायद कैसोवरी का सबसे बड़ा सदस्य है। परिवार और पृथ्वी पर तीसरे सबसे भारी पक्षी के रूप में बंधा हुआ है, जिसका अधिकतम आकार 85 किलोग्राम और 190 सेंटीमीटर लंबा है। आमतौर पर यह प्रजाति लंबाई में 127 से 170 सेंटीमीटर तक होती है। ऊंचाई सामान्य रूप से 1.5 से 1.8 मीटर होती है। महिलाओं का औसत वजन 58.8 किलोग्राम है, जबकि पुरुषों का औसत वजन 29 से 34 किलोग्राम तक होता है। उत्तरी कैसोवरी औसतन समान आकार की होती है और शायद दक्षिणी कैसोवरी की तुलना में बहुत कम यौन रूप से कम मंद होती है। दक्षिणी कैसोवरी इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी और पूर्वोत्तर ऑस्ट्रेलिया में वितरित की जाती है। यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में निवास करता है, लेकिन पास के सवाना जंगलों या मैंग्रोव स्टैंडों का उपयोग कर सकता है। प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया में 1100 मीटर से नीचे की ऊंचाई पर पसंद करती है और न्यू गिनी पर 500 मीटर तक। दक्षिणी कैसोवरीज गिरे हुए फलों के लिए वन तल पर फोरेज करते हैं और अन्य जानवरों के लिए जहरीले कुछ फलों को सुरक्षित रूप से पचाने में सक्षम है। वे कवक और कुछ कीड़े और छोटे कशेरुकों को भी खा जाते हैं। मल के निरीक्षण से पता चलता है कि आमतौर पर खाए जाने वाले फलों में डेविडसोनिया, प्रियोरिन्स, एस्मेना, दीवारी कांटा और लॉरेल परिवार के सदस्य हैं। हालांकि चल रहे निवास स्थान के नुकसान, सीमित सीमा और कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक शिकार के अधीन 2017 के रूप में दक्षिणी कैसोवरी का मूल्यांकन खतरनाक प्रजातियों के IUCN लाल सूची पर सबसे कम चिंता के रूप में किया गया। ऑस्ट्रेलियाई आबादी को संघीय और क्वींसलैंड राज्य कानून के तहत लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कुछ खतरों में निवास स्थान का नुकसान, जंगली जानवर अपने अंडे खा रहे हैं, शिकार और रोडकिल। सड़क निर्माण, जंगली जानवर और शिकार इन खतरों में सबसे बुरे हैं। इसकी घटना सीमा 3,96,000 किलोमीटर वर्ग है और 2002 के अध्ययन में 10,000 से 20,000 पक्षियों के बीच का अनुमान लगाया गया था। दूसरा, दोस्तों क्या आप फोसा के बारे में जानते हैं? फोसा एक पतला, लंबी पूंछ वाला बिल्ली की तरह का स्तनपायी है जो मेडागास्कर के लिए स्थानिक है। यह यूप्लरिडे मांसाहारी परिवार का सदस्य है और मालागासी सीवेट से निकटता से संबंधित है। इसकी तुलना एक छोटे कॉगर से की गई है, क्योंकि इसमें कई बिल्ली जैसी विशेषताएं विकसित हुई है। वयस्क की सिर शरीर की लंबाई 70 से 80 सेंटीमीटर रहती है और वजन 5.5 से 8.6 किलोग्राम के बीच होता है, जिसमें नर मादाओं से बड़े होते हैं। इसमें अर्ध वापस लेने योग्य पंजे हैं।
यह विस्तार कर सकता है लेकिन अपने पंजों को पूरी तरह से पीछे नहीं हटा सकता। और लचीले टखने हैं जो इसके पेड़ों पर चढ़ने और नीचे जाने की अनुमति देते हैं और पेड़ से पेड़ तक कूदने में सहायता करते हैं। प्रजातियों का एक बड़ा रिश्तेदार क्रिप्टोप्रोक्टा स्पिलिया शायद 1400 से वे पहले विलुप्त हो गया है। प्रजाति व्यापक है, हालांकि जनसंख्या घनत्व आमतौर पर कम है। यह पूरी तरह से जंगलों में पाया जाता है और दिन और रात दोनों में सक्रिय रूप से शिकार करता है। इसके 50% से अधिक आहार में लेमुर होते हैं जो द्वीप पर पाए जाने वाले स्थानिक प्राइमेट हैं। टेनरेस, कृंतकों, छिपकलियों, पक्षियों और अन्य जानवरों को भी शिकार के रूप में प्रलेखित किया गया है। संभोग आमतौर पर पेड़ों में क्षैतिज अंगों पर होता है। इसका वर्गीकरण विवादास्पद रहा है क्योंकि इसके शारीरिक लक्षण बिल्लियों के समान है, फिर भी अन्य लक्षण विविरेडर्स के साथ घनिष्ठ संबंध का सुझाव देते हैं। इसका वर्गीकरण अन्य मालागासी मांसाहारियों के साथ किया गया है। फोसा एक बड़े बिल्ली के रूप में प्रकट होता है जैसे कि एक कॉगर, लेकिन एक पतला शरीर और आम मांसपेशियों के अंगों के साथ, और एक पूंछ लगभग शरीर के बाकी हिस्सों में जितनी लंबी होती है। इसका नेवला जैसा सिर होता है, बिल्ली की तुलना में अपेक्षाकृत लंबा, हालांकि थूथन चौड़ा होता है और छोटा होता है, और बड़े लेकिन गोलाकार कान होते हैं। इसकी मध्यम भूरी आंखें अपेक्षाकृत चौड़ी होती है और पुतलियां सिकुड़ जाती है। रात में शिकार करने वाले कई मांसाहारियों की तरह इसकी आंखें प्रकाश को दर्शाती है। परावर्तित प्रकाश नारंगी रंग का होता है। इसकी शरीर की लंबाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है और इसकी पूंछ 65 से 70 सेंटीमीटर लंबी है, जिसमें वयस्क पुरुष महिलाओं की तुलना में बड़ा होता है। मेडागास्कर में आमतौर पर उत्तर और पूर्व में छोटे जीव पाए जाते हैं, जबकि बड़े व्यक्ति दक्षिण और पश्चिम में पाए जाते हैं। 20 किलोग्राम तक वजन वाले असामान्य रूप से बड़े व्यक्ति की सूचना दी गई है, लेकिन माप की विश्वसनीयता के बारे में कुछ संदेह है। जानवरों की कई शारीरिक विशेषताओं पेड़ों पर चढ़ने के लिए अनुकूलन है। यह संतुलन में सहायता के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करता है और इसके अर्ध वापस लेने योग्य पंजे होते हैं जिनका उपयोग यह शिकार की तलाश में पेड़ों पर चढ़ने के लिए करता है। इस प्रजाति की अधिक विशिष्ट भौतिक विशेषताओं में से एक इसका बाहरी जननांग है। फोसा अपने जननांगों के आकार के लिए अपने परिवार के भीतर दिखती है जो बिल्ली और लकड़बग्घों के साथ लक्षण साझा करते हैं। पुरुष फोसा में असामान्य रूप से लंबा लिंग और बेकुलम होता है जो खड़े होने पर उसके अगले पैरों के बीच तक पहुंचता है, जिसकी औसत मोटाई 20 मिलीमीटर होती है। मुंड शाफ्ट के लगभग आधे रास्ते तक फैली हुई है और नोक को छोड़कर कांटेदार है। इसकी तुलना में फेलिड्स की मुंह छोटी और कांटेदार होती है, जबकि विवरेडस चिकनी और लंबी होती है। फोसा दिन और रात दोनों के दौरान सक्रिय होते हैं और इसे कैथेमरल माना जाता है। गतिविधि शिखर सुबह जल्दी, दोपहर में देर से और देर रात में हो सकता है। जानवर आमतौर पर सोने की जगह का पुनः उपयोग नहीं करता है, लेकिन युवा के साथ मादा उसी बांध में लौट आती है। किरिंडी वन में नर फोसा की घरेलू सीमा 26 किलोमीटर वर्ग तक बढ़ी है, जबकि महिलाओं की संख्या 13 किलोमीटर वर्ग है। तीसरा, दोस्तों, क्या आप एटेटोचुआना के बारे में जानते हैं? एटेटोचुआना मूल रूप से ब्राजील के वर्षावन में सर ग्राहम हेल्स द्वारा खोजे गए 2 संरक्षित नमूने में से मूल रूप से ज्ञात सिसिलियन की एक प्रजाति है, जबकि 1800 के अंत में सर ब्रायन के डॉल के साथ एक अभियान पर, लेकिन 2011 में पन बिजली बांध परियोजना पर काम करने वाले इंजीनियर द्वारा फिर से खोजा गया। ब्राजील 1998 तक यह केवल वियतनामी प्रकार के नमूने में जाना जाता था। प्रजाति कुछ ज्ञात फेफड़े रहित टेट्रापोड्स में सबसे बड़ी है और एकमात्र ज्ञात फेफड़े रहित सिसिलियन है। सिसिलियन इसल्टी सबसे बड़ा टेट्रापोड है जिसमें फेफड़ों की कमी होती है, अगले सबसे बड़े आकार का 2 गुना। एटेटोचुआना जैसे सिसिलियन अंगहीन उभयचर है जिनके शरीर सांप की तरह होते हैं जो केंचुए की तरह के छल्ले से चिन्हित होते हैं। इसमें अन्य सिसिलियन से महत्वपूर्ण रूपात्मक अंतर है, यहाँ तक कि जेनेरा भी इससे सबसे निकटता से संबंधित है, भले ही वे जेनेरियन जलीय हो। खोपड़ी अन्य सिसिलियों से बहुत अलग है, जिससे जानवर को एक चौड़ा
सपाट सिर मिलता है। उसके नथुने बंद है और उसका बड़ा हुआ मुंह और चलायमान गाल है। इसके शरीर में एक मांसल पृष्ठीय पंख होते हैं। अधिकांश सिसिलियनों में एक अच्छी तरह से विकसित दाहिना फेफड़ा और एक अवशोषी बायां फेफड़ा होता है। कुछ जैसे एट्रोटोचुआना के रिश्तेदार के 2 अच्छी तरह से विकसित फेफड़े होते हैं। एट्रोटोचुआना हालांकि पूरी तरह से फेफड़ों की कमी है और इसमें कई अन्य विशेषताएं हैं जो फेफड़ों की कमी से जुड़ी है, जिससे सीलबंद चुएना और फुसफुसीय धमनियों की अनुपस्थिति शामिल है। इसकी त्वचा कोशिकाओं से भरी होती है जो एपिडर्मिस में प्रवेश करती है, जिससे गैस विनिमय की अनुमति मिलती है। इसकी खोपड़ी किसी अन्य जीव में नहीं पाए जाने वाली मांसपेशियों का प्रमाण दिखाती है। एट्रोटोचुआना का वियना नमूना 72.5 सेंटीमीटर की लंबाई एक बड़ा सिसिलियन है, जबकि ब्रासीलिया का नमूना अभी भी 80.5 सेंटीमीटर है। तुलनात्मक रूप से सामान्य रूप से सिसिलियन की लंबाई 11 से 160 सेंटीमीटर तक होती है। हालांकि यह एक सांप नहीं है। इसे मीडिया में पेनी स्नेक, मैनकोंडा और फ्लॉपी स्नेक जैसे विभिन्न सामान्य नामों से पुकारा जाता है। चौथा, दोस्तों, क्या आप सिल्की गिनी पिग के बारे में जानते हैं? सिल्की गिनी पिग भी एक लंबे बालों वाली गिनी पिग है, लेकिन पेरू गिनी पिग के विपरीत इसके बाल उसके सिर से वापस बढ़ते हैं और बहुत नरम और रेशमी होने के लिए जाने जाते हैं। रेशमी आमतौर पर स्वभाव से कोमल और शर्मीले होते हैं। उन्हें अपने बालों को साफ रखने के लिए नियमित रूप से सवाने की जरूरत होती है। यह सवाना मुश्किल नहीं है और आमतौर पर सुअर और इंसान दोनों के लिए बहुत ही सुखद अनुभव होता है, लेकिन इसके लिए प्रतिबद्धता और परिश्रम के स्तर की आवश्यकता होती है। इस कारण से हम बच्चों के लिए सिल्की की सिफारिश नहीं करते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि वे स्वभाव से बहुत आसान है। यह लंबे चौड़े बाल जो सिर से फैले हुए हैं, इनका कोट बहुत मुलायम और रेशमी होता है। इसे शेल्टी के नाम से भी जाना जाता है। एक सिल्की गिनी पिग के बाल उसके चेहरे से वापस उगाते हैं। इस वजह से ऊपर से दिखने पर बाल अक्सर आंसू के बूंद के रूप में बन सकते हैं। कोमल और शर्मीले होने के लिए जाने जाते हैं। नियमित रूप से संभाले जाने पर अधिक चंचल और स्नेही बन सकते हैं। आमतौर पर उनके शांत और सौम्य स्वभाव के कारण संभालना आसान होता है। यह थोड़ा डरपोक होता है। बहुत नियमित रूप से बालों की ग्रूमिंग आवश्यकता है। आदर्श रूप से हर दिन बालों को उलझने और मलबे को इकट्ठा करने से बचाने के लिए बालों की नियमित ट्रिमिंग भी जरूरी है, क्योंकि यह हर महीने 1 इंच तक बढ़ता है। 5वां, दोस्तों, क्या आप कांटेदार शैतान के बारे में जानते हैं? जिसे आमतौर पर पहाड़ शैतान, कांटेदार छिपकली, कांटेदार अजगर और मुलोज के रूप में भी जाना जाता है। अगामिडे परिवार में छिपकली की एक प्रजाति है। प्रजाति ऑस्ट्रेलिया के लिए स्थानिक है। यह मुलोज जीनस में एकमात्र प्रजाति है। यह कुल लंबाई में 21 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। आमतौर पर पुरुष की तुलना में महिलाएं बड़ी होती हैं। कांटेदार शैतान की कुल लंबाई में 21 सेंटीमीटर तक बढ़ता है और 15 से 20 साल तक जीवित रहते हैं। मादा नर से बड़ी होती है। अधिकांश नमूने रेगिस्तान भूरे और तन के छलावरण वाले रंगों में रंगे होते हैं। ये रंग गर्म मौसम के दौरान हल्के रंगों से ठंडे मौसम के दौरान गहरे रंगों में बदल जाते हैं। कांटेदार शैतान पूरी तरह से शंक्वाकार कांटों से ढका होता है, जो ज्यादातर अक्सेलिफाइड होता है। स्पाइक्स की एक डराने वाली शरनें कांटेदार शैतान के शरीर के ऊपरी हिस्से को कवर करती है। ये कंटीले शल भी परभक्षियों से इसकी रक्षा करने में सहायक होते हैं। शिकार से बचने के लिए छलावरण और धोखे का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस छिपकली की असामान्य चाल में जमना और हिलना डुलना शामिल है, क्योंकि यह भोजन, पानी और साथी की तलाश में धीरे धीरे चलती है। कांटेदार शैतान की गर्दन के पीछे एक जूटा सिर भी होता है और छिपकली अपने सिर को डुबोकर संभावित शिकारियों को प्रस्तुत करती है। जूटा सिर नरम ऊतक से बना होता है। कांटेदार शैतान के तराजू को काट दिया जाता है, जिससे जानवर को शरीर के किसी भी हिस्से, आमतौर पर अंगों से छूकर पानी इकट्ठा करने में मदद मिलती है। केशी का सिद्धांत पानी को त्वचा के माध्यम से मुंह में ले जाने की अनुमति देता है। यह कठोर बल्कि तेज रीढ़ से ढका होता है, जो शिकारियों द्वारा किए गए हमलों को निगलने में मुश्किल बना देता है।
इसकी पीठ पर निकली सिर भी होती है, जिससे जब इसे अन्य जानवरों से खतरा महसूस होता है तो यह अपने सिर को अपने सामने के पैरों के बीच नीचे कर लेता है और फिर अपना झूठा सिर पेश करता है। कांटेदार शैतान का उपभोग करने वाली परभक्षियों में जंगली पक्षी और गुन्ना शामिल है। यह मुख्य रूप से चींटियों, विशेष रूप से ओचेटेलस, फ्लेवाइप्स और कैम्पोनोट्स, एक्टाटोमा, एरिडोमेरिमेक्स, मोनोमोरियम, ओचेटेलस, फिडोल या पॉलीरहाचिस प्रजातियों में चींटियों पर निर्भर करता है। कांटेदार शैतान अक्सर दिन में हजारों चींटियां खा जाते हैं। कांटेदार शैतान ओस के संघनन द्वारा शुष्क रेगिस्तानों में नमी एकत्रित करता है। यह ओस इसकी त्वचा पर सुबह के समय बनती है क्योंकि यह बाहर गर्म होने लगती है। फिर ओस को इसके मुंह में रीढ़ के बीच हाइग्रोस्कोपिक खांचे में डाला जाता है। वर्षा के दौरान केशिका क्रिया कांटेदार शैतान को अपने पूरे शरीर से पानी को अवशोषित करने की अनुमति देती है। केशिका क्रिया भी कांटेदार शैतान को नम रेत से पानी को अवशोषित करने की अनुमति देती है। रेत के माध्यम से अवशोषण कांटेदार शैतान के पानी के सेवन का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नई वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।